अच्छा देखिए, अब चुनाव है, चुनाव आ गया है। इस चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार मेरे बड़े भैया राहुल भैया हैं। उनको जानते हो? उनके बारे में सुना है? क्या सुना है? क्या सुना है? देश के नेता हैं, ठीक है। हाँ, देखिए मेरे भैया 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करे हैं इस देश में, कन्याकुमारी से। आप ये पोस्टर नीचे कर दो तो पीछे वालों को दिखेगा। आप भी नीचे कर दो, नीचे कर दो ताकि दिखे। भैया ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। किस लिए? जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनसे आप जूझ रहे हो। ये यात्रा करने के बाद उन्होंने फिर एक और यात्रा की, 4000 किलोमीटर और चले गाड़ी से। इस बार मणिपुर से मुंबई तक, पहली वाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। आप थोड़ा पीछे हो जाएंगी तो इनको भी दिख जाएगा। तो भैया ने ये यात्राएं की आपकी बातों को सुनने के लिए, आपको समझने के लिए। जब वापस आए तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनको बिठाया और बोला कि हमें इस बार इस चुनाव में एक ऐसा घोषणा पत्र बनाना चाहिए जिसमें दो चीज स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहले जो हम वादे करेंगे वो ऐसे वादे होने चाहिए जिनको हम पूरा कर सके। दूसरा, जनता के साथ बहुत अन्याय हुआ है इन 10 सालों में। जिस तरह से मोदी जी की सरकार चल रही है उसके बारे में मैं आपको बाद में विस्तार में बताऊंगी, लेकिन भैया ने कहा कि जिस तरह से ये सरकार चल रही है, एकदम इस देश के गरीब को नकारते हुए, और जिस तरह की मुश्किलों का सामना इस देश का गरीब आज कर रहा है, उसको राहत पहुंचाने के लिए हमें ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए, ऐसी गारंटी देनी चाहिए जिससे हमारी जनता ये इन संघर्षों से निकल पाए। तो एक न्याय पत्र बना। हम उसको न्याय पत्र कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है और हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आए तो आपकी मदद हो जाए। इसमें क्या क्या गारंटी हम दे रहे हैं सुन लीजिए। मेरी बहनें बैठी हैं, आज सबसे ज्यादा संघर्ष आप ही करती हैं, क्योंकि पुरुष तो काम करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लेकिन कम से कम जब शाम को घर आता है तो आराम कर सकता है। आप फिर भी मेहनत करती हैं, खेती में करती हैं, मजदूरी करती हैं, कोई काम करता है, नौकरी करता है कहीं, फिर भी आप घर आके और मेहनत करती हैं। घर में खाना पकाना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चा बीमार है उसका देखभाल करना, ये सब आप करती हैं। और इसको कोई, इस काम को कोई पहचानता नहीं, आपकी मेहनत को कोई पहचानता नहीं। समाज में भी सुनवाई सबसे कम है। तो सबसे पहली गारंटी जो हम लाए हैं वो ये है कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे, उसके खाते में जाएंगे, ताकि वो भी खर्च पाए, थोड़ी सी बचत कर पाए। उसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें से आधी महिलाओं को दी जाएंगी। आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं। आप सबका मानदेय बहुत सालों से नहीं बढ़ाया गया है। कहीं पे 2000 मिल रहा है, कहीं पे कोई निकाल लेता है थोड़ा मानदेय में से। आप आशा बहु पूरे 9 महीनों के लिए एक महिला को देखती है। जब भी जरूरत पड़ती है, बीच रात में कुछ भी हो जाए, आपको बुलाया जाता है, लेकिन आपको पूरा मानदेय नहीं मिलता। तो हमने तय किया है कि केंद्र सरकार से जो आपके मानदेय की तरफ पैसे आते हैं उसको दुगना किया जाएगा ताकि आपका मानदेय बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है। आज किसान कर्ज में डूब रहा है, खेती से कमाई नहीं कर पा रहा है।
मोदी जी की जो नीतियां हैं उनकी वजह से खेती के हर सामान पर जीएसटी है। खेती का हर सामान महंगा हो गया है, कुछ सस्ता नहीं मिलता। पेट्रोल डीजल भी महंगा है। तो आप कर्ज लेते हैं, जब ओले पड़ते हैं या बारिश ज्यादा आती है उसकी वजह से खेती का नुकसान होता है, आपको भुगतान भी नहीं मिलता। घर में शादी होती है बेटी की, उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। बच्चे को शिक्षित करना है, बच्चियों को शिक्षित करना है, उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, वो कर्ज चुका नहीं पाते। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान हैं जिन्होंने 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कर्ज लेकर उसको न चुकाने की वजह से आत्महत्या भी कर डाली है। ऐसे किसान हैं जो खाद के वितरण की कतार में खड़े खड़े घर नहीं गए, 2-3 दिन के लिए धूप में खड़े रहे, वहीं पे गिरकर मर गए। मैं ऐसे किसानों के घर गई हूं, उनके परिवारों से मैंने बात की है। हम समझते हैं कि कितनी बड़ी समस्याओं से आप आज जूझ रहे हो। तो आपके लिए हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो खेती के सारे सामान हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपके कर्ज माफी के लिए, आपकी कर्ज माफी के लिए, आपकी कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब जब आप कर्ज में की वजह से संकट में होंगे आप उस आयोग में जाकर अपनी सुनवाई कर पाएंगे और आपको मदद की जाएगी। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य आज किसी को नहीं मिल रहा है। हम इसको एक कानून बनाएंगे कि आपके उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। ये कानून बनेगा। आज आप अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हो, ऐसा कोई परिवार नहीं है चाहे जितना भी गरीब हो जिसमें आज ये आशा और ये उम्मीद नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा पाएगा, अच्छा रोजगार पाएगा, बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा। और कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो बोझ बनना चाहता है अपने परिवार पे। हर नौजवान की यही उम्मीद, यही महत्वाकांक्षा है कि उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, भविष्य के लिए अपने पैरों पे खड़ा होगा और अपनी माँ बाप की देखभाल करेगा। आप मेहनत करते हैं, कर्ज लेकर बच्चों की ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, किसी भी तरह से मजदूरी करें, दिहाड़ी पे कैसे भी करें, लेकिन आप बच्चे को पढ़ाते जरूर हैं। आज परिस्थितियां ये बन गई हैं, चाहे पढ़े लिखे बच्चे हों, बीएससी पास हों, बीए पास हों, बीटेक पास हों, फिर भी नौकरी मिलने की उम्मीद बहुत कम है। एक जमाने में रोजगार मिलते थे, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, यहाँ आईटीआई आई, बीएचईएल अमेठी में खुली, एचएएल खुला, ऐसे सरकारी कंपनियां थी जिससे रोजगार मिल सकता था आपको और स्थायी रोजगार होता था, पेंशन अच्छा मिलता था। आज देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनकी जो सब्सिडरी है उनका निजीकरण हो रहा है आस्ते आस्ते। निजीकरण से क्या होता है कि किसी बड़े उद्योगपति की मनमानी पर आपका वेतन तय होता है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है और तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे आरक्षण भी नहीं होते। निजीकरण अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब पूरी देश की संपत्ति कुछ गिने चुने 4-5 खरबपतियों को दी जाती है, जब सरकार देश के सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, देश की बिजली, देश का कोयला, देश की सारी सड़कों का ठेका कुछ 4-5 प्रधानमंत्री जी के गिने चुने मित्रों को जो खरबपति हैं उनको दे देती है, तब देश का नुकसान होता है। तब जहां से रोजगार बन रहे थे वहां बनने बंद होते हैं। रोजगार खेती से भी बनते थे एक जमाने में, क्योंकि खेती से बहुत कमाई हो जाती थी। आज जो सरकार की नीतियां हैं उसकी वजह से खेती से भी कमाई नहीं हो रही है। जहां जहां किसान अपने आप कर सकता है काम, वो सोचता है कि ज्यादा मजदूरों को रखने की क्या जरूरत है, जो हो जाएगा वो कर लूंगा, कमाई थोड़ी हो जाएगी। आवारा पशु की बड़ी समस्या है, हर जगह
जहां जहां मैं जाती हूं लोग बताते हैं रात को पहरेदारी कर रहे हैं खेती की। ऐसी समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती थी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने हल की। कैसे? हमने गौशालाओं को मजबूत बनाया। यहाँ के गौशालाओं में चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है। हमने ऐसे गौशालाएं बनवाई हमारी सरकार ने कि पीने का पानी, चारा सब कुछ उपलब्ध था। अच्छा दूध आता था, मिलता था। दूध को गांव गांव में ले जाते थे। दूध के में से मिठाई, जो अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, खोया, ये सब बनता था, बिकता था। महिलाओं को रोजगार मिल गया गौशालाओं में। महिलाएं 60,000 70,000 रुपए कमा रही थी वहां से। सरकार ने इतना किया कि उन्होंने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे। गोबर खरीदने से यह हुआ कि लोग उन पशुओं को रखने लगे, क्योंकि उनकी कमाई हो रही थी और मुश्किल बोझ नहीं पड़े। फिर वो पशु, तो बुढ़ा पशु हो या फिर बीमार भी हो, फिर भी उसका गोबर बिक रहा था, सरकार खरीद रही थी। उस गोबर का गोबर गैस बन रहा था, आप ही के घरों में आ रहा था। तो इस तरह से हमारी सरकार ने ये समस्या सुलझाई। अब इतने साल हो गए हैं, मेरे देखते देखते ही 5 साल निकल गए। मैं हर सभा में इसकी चर्चा करती हूं। सरकार को मालूम है कि इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन इसे हल करने का कोई काम नहीं हुआ। तो इसी तरह से तमाम आपकी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की जो समस्याएं हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर ध्यान दिया होता तो इनका समाधान हो सकता था। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों के लिए हम एक प्रोग्राम लाएंगे, ताकि जब तक स्थायी रोजगार न मिले तब तक ये बच्चे सीख भी पाए, उनका कोई हुनर भी बन जाए और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए सालाना भी कमा पाए। जो पेपर लीक होते हैं, इसके लिए हम एक मजबूत कानून लाएंगे। 30 लाख सरकारी पद आज मोदी जी की सरकार ने खाली छोड़े हुए हैं। 70 करोड़ लोग आज बेरोजगार हैं। देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। फिर भी भाजपा के नेता आपके सामने आते हैं, कहते हैं खूब तरक्की हुई है, खूब आगे बढ़ा है ये देश। आपको टीवी पे दिखता है कि क्या क्या तरक्की हो रही है। आपको लगता होगा कि कहां हो रही है ये तरक्की, क्योंकि हमारे जीवन में तो हमने इसका कोई प्रमाण नहीं देखा। देखिए, आज जो टीवी के चैनल है, जो आपको दिखता है टीवी पे, वो भी सब बड़े बड़े खरबपतियों के चैनल हैं। इसीलिए आपको सिर्फ यही चीजें दिखती हैं, अपने जीवन की सच्चाई की कोई चर्चा नहीं है। चुनाव चल रहा है। एक जमाने में मैं अपने पिताजी के लिए वोट मांगने जब जाती थी, चुनाव के प्रचार में जब जाती थी, तो हमारा प्रचार क्या होता था? वो भी प्रधानमंत्री थे मोदी जी की तरह। हमारा प्रचार क्या होता था कि हमने आपके गांव में नल लगवाया, पिताजी ने इस सड़क को पक्का कराया, आपके अमेठी क्षेत्र में ये उद्योग लगवाए, ये अस्पताल खुलवाए, यहां रायबरेली में ITI, एम्स, इस तरह की चीजें बनवाई। प्रचार ये होता था कि काम क्या किया है और आगे काम क्या कर रहे हैं। जैसे आज मैं आपके सामने आई हूं, मैं भी गिनवा रही हूं कि भाई हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, किसानों के लिए करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे। भाजपा का क्या प्रचार होता है? आपने कभी सुना है? मोदी जी के भाषण देखे हैं? मैंने देखे हैं। उनका यही प्रचार होता है, इधर उधर आपका ध्यान भटकाने वाला। या तो धर्म की बात करेंगे, आपको बोलेंगे कि धर्म संकट में है, भगवान का नाम लेकर शपथ लीजिए कि आप भाजपा को जिताएंगे। या फिर आपको दूसरी पार्टियों के बारे में ऐसी बातें बोलेंगी बहकी बहकी कि हम खुद ही चौंक जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना कद है, इतना बड़ा पद है, कितने महापुरुषों ने संभाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, जो देश के लिए शहीद हुए, उन्होंने ये पद संभाला।
किसी ने इस स्तर तक ऐसी बातें नहीं की जैसे ये कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहो, आपके घर में 2 गाड़ियां हैं तो 1 गाड़ी चुरा लेंगे, आपके घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस चुरा लेंगे। अब आप बताइए, 55 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, इंदिरा गांधी जैसी महान हस्ती आपकी सांसद रही, कभी आपसे कुछ चुराया? आपके घर में आकर आपके भैंस चुराए, आपके गहने चुराए? हमेशा देने की कोशिश की, सेवा करने की कोशिश की। लेकिन आज जो सरकार सत्ता में है, जो प्रधानमंत्री सत्ता में है, वो कट चुके हैं आपसे। आप जहां जहां उनको देखते हो, देखो जरा ध्यान से टीवी पे, इतनी धूल नहीं है उन पर, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है, अकेले दिखते हैं, अकेले ही हो गए हैं। अपने ही संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में कभी किसी के घर के अंदर नहीं जाते, कभी किसी की किसान की हालात नहीं पूछते कि भाई कैसे गुजारा कर रहे हो, कभी किसी से ये नहीं पूछते कि इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या कमाई पूरी हो रही है कि नहीं। बहनों से नहीं पूछते कि दुकान जाती हो, आधा सामान छोड़ के आती हो। ये सच है, क्योंकि मन में ये लगता है चलो ये छोड़ देंगे, ये बाद में खरीद लेंगे, अभी ये खरीद लिया है यही काफी है। पूछते नहीं है, आते नहीं है, मिलते नहीं है। यहां तो इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपके घर में गई हैं। मैं दूर दराज गांव में जाती हूं, पता चलता है कि आपकी दादी जी आई थी, उस जमाने में आई थी जब शायद सड़कें भी नहीं थी। हम लोगों की हर सुविधा है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, वो तो गाड़ी से आती थी और दूर दराज इलाकों में हर घर के अंदर गई हैं। मेरी माताजी सोनिया जी आपके गांव में गई हैं। भाई भी ऐसे हैं, पिताजी भी अमेठी के गांव में गए, डांट खाते थे कभी कभी, माताजी भी, पिताजी भी, दादी जी भी, कि हमने कहा था हमारा नल लगवा लो, नहीं लगवाया, लगवाइए नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। वो आपकी परंपरा रही है, आपकी परंपरा रही है 103 साल पुरानी, कि आपने हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। आप तब से लड़ते चले आ रहे हैं, दिशा दिखाते हैं देश को। आपने इंदिरा जी को हराया एक बार, क्योंकि आपको उनकी एक नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये अच्छी नहीं है, नुकसानदायक है, आपने उनको हराया। उन्होंने आत्मचिंतन किया, 3 साल बाद वापस आई, आपने फिर से जिताया। ये आपकी महान परंपरा है, लोकतंत्र की परंपरा है। तो समझने की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है कि आज जो सत्ता में हैं वो ये सब परंपराओं को भूल गए हैं। वो आपके प्रति अपने आप को जवाबदेह समझ नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि काम करने की जरूरत नहीं है, आपसे धर्म के आधार पर वोट मांग लेंगे, सत्ता मिल जाएगी और 5 साल और राज करेंगे। आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आज आकर मंच पर वो आपको सुना सकते हैं। इसीलिए चुनाव के समय पूरा प्रयास रहता है कि ध्यान भटकाया जाए, धर्म की बात की जाए, आपको इधर उधर की बातें सिखाई जाए, जिससे आप गुमराह हो जाएं और फिर से इनको वोट दे दें। तो मैं आग्रह करने आई हूं कि सोच समझ के अपना वोट डालो। ये वोट इस देश का भविष्य तय करेगा। प्रियंका गांधी, ये लोग इतना कह रहे हैं कि अगर इनकी फिर से सत्ता आएगी तो संविधान को बदल डालेंगे। संविधान आपको वोट का अधिकार देता है, संविधान आपको आरक्षण देता है, संविधान आपको आंदोलन करने का अधिकार देता है, संविधान आपको सवाल उठाने का अधिकार देता है। संविधान इस देश की जनता को सर्वोपरि रखता है। इसको कमजोर करने की बात क्यों उठ रही है? क्योंकि ये चाहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो। इसीलिए इस चुनाव में आपका वोट सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, सिर्फ अपने गांव के विकास के लिए नहीं, लेकिन इस देश को बचाने का वोट है। इस देश में लोकतंत्र को फिर से पूरी तरह से स्थापित करने का वोट है। इसीलिए समझ लीजिए
कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे, तीसरे नंबर पे भैया का बटन है, तीसरे नंबर पे बटन दबाएंगे, तब आप सबसे पहले एक ऐसे सांसद को चुनेंगे जो हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ेगा, जो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसको घर से निकाला, संसद से निकाला, प्रताड़ित किया, परिवार के सारे सदस्यों को उल्टा सीधा बोला। इंदिरा गांधी जैसी महान हस्ती जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनको देशद्रोही बोला प्रधानमंत्री जी ने। मेरे पिताजी राजीव गांधी जी को देशद्रोही बोला प्रधानमंत्री जी ने। गलत गलत बातें की कि उन्होंने कानून बदल दिया इंदिरा जी से विरासत लेने के लिए। वो कुछ समझ नहीं पाए मेरे परिवार के बारे में। हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली, हमें विरासत में इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला है। हमारे एक परिवार के सदस्य को मारोगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। दूसरे को मारोगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। तीसरे को मारोगे, चौथा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजी साम्राज्य के सामने झुके नहीं। ये क्या है, इनके सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। हम इस देश के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम में दम है, जब तक हम में सांस है, तब तक हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। आपको इस गरीबी के खाई से निकालने के लिए लड़ते रहेंगे। आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए लड़ते रहेंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। इसीलिए हम आपसे पूछते हैं और आपसे यही मांगते हैं कि आप जागरूक बने। आपकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति। आप अपना वोट विवेक से दें, आपके अपने पक्ष में जाए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए जाए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। जय हिंद। एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, राहुल गांधी।